नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो उसमें आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले हम मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर हम आएंगे आपके प्लांटी में। उसमें प्लांटी में हम लोग पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फिर लास्ट में हम लोग एनिमल्स भी पढ़ेंगे। तो सारा क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं आज। पूरी तरह से हम लोग किंगडम मोनेरा यानी कि जिसके अंदर में बैक्टीरिया आते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अगर आपको याद होगा जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH व्हिटेकर साहब ने। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनिमेलियम, ठीक है। ये 5 क्लासिफिकेशन दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? कार्ल ऊज ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था भैया। एक होगी आर्की बैक्टीरिया, एक होगी यू बैक्टीरिया। मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। बाकी सारे वही थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एकदम यही सारी चीजें थी जो हमने कर रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, किंगडम मोनेरा में बेसिकली जो भी होते हैं वो आते हैं बेटा जी, वो कहलाते हैं बैक्टीरिया। क्या होंगे? बैक्टीरिया। चाहे आपका आर्की बैक्टीरिया हो या चाहे आपका ट्रू बैक्टीरिया हो, लेकिन किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। देखिए, मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बेटा जी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। बेटा जी, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाएगी। और सुनिएगा, कुछ बेटा जी सेल ऑर्गेनेलिज भी इसके अंदर में पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो जिनके अंदर में क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है जी, जिनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर है? न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और बेटा जी सेल ऑर्गेनेलिज भी अच्छे से इसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और जितने भी मोनेरन्स हैं, मोनेरन्स मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो बेसिकली कैसे होते हैं बेटा जी? यूनिसेलुलर। क्या होते हैं बेटा जी? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल के ही बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाबियना, नोस्टेक, आपका ये क्या नाम है, आर्की बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, सैल्मोनेला, बैसिलस, बीजीए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। देखिए, मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लिख दिया, डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। बेटा जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसकी सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी एब्सेंट होगी। एंड यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहाँ दिखाया, देखिए सेल वॉल है, किसी किसी में होगी। सुनिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल होगा और कुछ नहीं होगा, अभी पढ़ेंगे। सपोज करिए यहाँ सेल वॉल है, सेल वॉल है, देखिए नो न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जी? प्रोकैरियोट्स। सेल ऑर्गेनेलिज भी, कुछ सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगी लेकिन सारी अभी वेल डेवलप नहीं है। सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही होता है बेटा जी आपका क्या? मोनेरा, जहां से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है। सो डज नॉट कंटेन प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलिज। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा, मोनेरन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है जी, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला बेटा जी, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, सेल वॉल अब्सेंट भी रहती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। देखिए, सेल वॉल प्रेजेंट होगी कुछ बैक्टीरिया में, जैसे अगर मौजूद होगी तो किस चीज से बनी होगी बेटा जी? ध्यान रखिएगा, एक का होगा सूडोम्यूरिन और एक होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या होगा बेटा जी? सूडोम्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बेसिकली ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल जो होगी बैक्टीरिया में, यहाँ पे
बेसिकली फॉर्म्ड होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलके। किस चीज से बनी होगी? पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, यानी कि शुगर और प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो कंस्टिट्यूएंट है अमाइनो एसिड उससे मिलकर बनी होती है। आप ये ना भी याद करो, ये याद कर सकते हो, सेल वॉल अगर होगी बैक्टीरिया में तो किसकी बनी होगी? सुडोम्यूरिन की या पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जहां सेल वॉल अब्सेंट होती है, जैसे कि सेल वॉल अब्सेंट होती है किसमें बेटा जी? माइकोप्लाज्मा में। नोट डाउन करेंगे, माइकोप्लाज्मा के अंदर में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसको जोकर ऑफ क्या कहते हैं, मैंने किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है, जोकर, बिकॉज सेल वॉल तो है नहीं, तो कोई भी शेप ये क्या कर सकती है? अकर कर सकती है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकता है सर्वाइव, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। पॉइंट था, सेल वॉल प्रेजेंट होगी कुछ बैक्टीरिया में, अगर होगी तो किस चीज की बनी होगी? सुडोम्यूरिन की और पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नहीं होती किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, और ये बिना क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है जी, अब आ जाइए बेटा जी दूसरा, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन का मोड है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, या तो केमिकल की मदद से या फिर सनलाइट की मदद से। जो सुनिएगा, जो बैक्टीरिया अपना खुद खाना सिंथेसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल पिगमेंट के मदद से अगर वो बैक्टीरिया अपना खाना बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जैसे मैंने बोला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है बेटा? दो प्रकार का हो सकता है। एक होगा ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं, या जिनके अंदर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है बेटा जी? हेटेरोट्रॉपिक। सो कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाएंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे उनको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को देख लेते हैं, फिर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तो दो प्रकार की ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं। एक है बेटा जी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक होगी बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है आर्कीबैक्टीरिया। एग्जाम्पल अगर पूछ ले कि किस बैक्टीरिया के अंदर में केमिकल की वजह से खाना बनता है, केमिकल सिंथेसिस की वजह से उसके अंदर में खाना बनाया जा सकता है, तो आर्कीबैक्टीरिया याद रखिएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। चलिए एक एक करके देखते हैं, ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या आर्कीबैक्टीरिया है, ये बेसिकली बेटा अपना खाना बनाती है। सुनिएगा, अपना खाना बनाएगी, मतलब अपना खाना सिंथेसिस कर सकती है, तभी तो ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन बेटा जी यहाँ पे वो सनलाइट के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में नहीं करती है। ये बेसिकली किसी एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को जो कि वहीं मौजूद होता है, जैसे ये डीप सी थर्मल वेंट्स, यानी कि जो सी है उसके एकदम नीचे में, डीप मतलब एकदम नीचे में कुछ एनर्जी दे वो उन लोगों को ऑब्टेन करते हैं
डीप थर्मल वेंट्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जो हीट वहाँ पे मौजूद है उस हीट को यूटिलाइज करके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है जी। देखिए कार्बन तो होगा ही, कार्बन एक सोर्स ऑफ फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन भी वहां पे मौजूद होता है बेटा, वही बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, H2O, ओ है ना, पानी में होता है कि नहीं होता है वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। लेकिन बेटा जी ध्यान रखिएगा, जो मेन एनर्जी जो होगी वो ऑब्टेन होगी कहाँ से होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से होगी। कहाँ से होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे क्या होगा, इस पार्टिकुलर केमिकल का ब्रेकडाउन होता है, इस पार्टिकुलर केमिकल, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा ये केमिकल है, इस केमिकल जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड वाला जो केमिकल है, इसी केमिकल को यूटिलाइज करके क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, एक होता है बेटा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनिएगा, देखिए जिन कंपाउंड्स में, सुनिएगा, जो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर में मौजूद होगा कार्बन, सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिन किसी कंपाउंड में कार्बन पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, डज नॉट हैव कार्बन, जिनके अंदर में कार्बन नहीं पाया जाएगा उनको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा क्या बात बोली मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर में क्या मौजूद होगा, C फॉर कार्बन, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे कार्बन क्या होगा, एब्सेंट होगा, कार्बन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है लेकिन कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो बेटा जी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो कौन सा केमिकल है, यहाँ पे कहीं कार्बन दिख रहा है आपको, इसमें H2S हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, देयर इज नो कार्बन। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है बेटा जी ये है इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने पहले ही बोला कहीं अगर कार्बन नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज बनी है CH2O, जो कि आपका क्या बेटा फर्म अल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्म अल्डिहाइड, दिस इज नोन एज CH2O। तो यहाँ पे बेटा ये जो बना है CH2O, यहाँ लिख लीजिए CH2O। अब बताइए इस पार्टिकुलर में कार्बन है कि नहीं है, तो कहेंगे सर कार्बन तो है, तो यानी कि ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए H2S जो कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही केमिकल का ब्रेकडाउन होगा और आपको यहाँ पे जैसे CH2O एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके जी, तो याद रखिएगा जो भी आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उनको कोई भी सनलाइट नहीं चाहिए, वो किसी भी क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अपनी खाने को नहीं बनाएंगे। वो बेसिकली कहाँ से बेटा, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इनको ब्रेक डाउन करने से एक छोटा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल्डिहाइड, सल्फर एंड H2O। क्लियर है जी। दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज नोन एज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और कीमोसिंथेसिस इसको हम लोग कह सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा रिएक्शन जो हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं कीमोसिंथेसिस। जो ऊपर वाला ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसको केमिकल की मदद से, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक केमिकल है, उसको ब्रेक डाउन करके आपने खाना बना लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, यानी केमिकल की मदद से खाना बना उसको हमने बोला कीमोसिंथेसिस।
अब आ जाइए दूसरा, ये तो आप फैमिलियर ही हैं। देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो भी होंगी, जैसे कि एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो देखिए बेटा क्या लगी, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और याद ये रखना है कि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द फूड। C6H12O6 जो बना है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके जी, नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट विल बी द हेटेरोट्रॉपिक। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे दूसरा कंपोनेंट है सेकेंड वाला, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड, दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक, चलिए तो दूसरा जो है बेटा जी दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया which cannot synthesize their own food। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होंगे हेटेरोट्रॉपिक में, एक होगा बेटा सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और एक होगा बेटा जी पैरासिटिक बैक्टीरिया। देखिए सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन या खाना लेंगे किसी डेड प्लांट और एनिमल से। सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड, याद रखिएगा डेड प्लांट एंड एनिमल से लेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज बैसिलस। ओके जी, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली अपना खाना गेन करते हैं किसी भी डेड प्लांट या डेड एनिमल के ऊपर डिपेंड करके अपना खाना खाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है बैसिलस। क्या एग्जाम्पल है बेटा जी, बैसिलस। दूसरा है बेटा जी पैरासिटिक बैक्टीरिया। देखिए पैरासिटिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पार्टिकुलरली एक लिविंग होस्ट पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बालों में जू रहते हैं, जुए रहते हैं ना, जुए, तो ये बेसिकली हमारे से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं लेकिन हमें मारते नहीं हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे ही ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो मुझे मार देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो भी तो मर जाएंगे। सो पैरासिटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया दैट दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग इट। उसको मारेंगे नहीं, अगर उसको मार देंगे तो वो खुद भी मर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा दीज आर दोज बैक्टीरिया which obtain their nutrition या food from living host। लिविंग होस्ट का मतलब जैसे देखो जो ऑर्गेनिज्म लाइस मेरे ऊपर रह रहा है वो क्या है, पैरासाइट। और पैरासाइट के लिए मैं क्या हूँ, होस्ट, जो उसे खाना देता हूँ, ले जा खाना ले जा, तो मैं उसके लिए क्या हूँ, होस्ट। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट, जिंदा होस्ट, ठीक है, विदाउट किलिंग द होस्ट। यहाँ पे वो किल नहीं करते हैं, विदाउट किलिंग,
यानी पैरासिटिक बैक्टीरिया जो भी होंगे वो अपने होस्ट को मारती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड कॉज करती है वो बैक्टीरिया, दैट इज द साल्मोनेला टाइफी। सो ऑल दीज आर अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नोट डाउन करेंगे, हम जो नेक्स्ट सेक्शन में होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहले इसको नोट डाउन कर लें। ओके, नाउ देखिए, बैक्टीरिया को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अलग अलग शेप होते हैं बैक्टीरिया के, जिसके बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला है जो स्पेरिकल शेप्ड वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम लोग अगर एक होगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक, केवल एक स्पेरिकल बैक्टीरिया है तो वो सिंगुलर होगा, दैट इज कॉल्ड एज द कोकस। और जब बहुत सारे आपके स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हो जाएंगे, बहुत सारे, तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोकाई। नोट डाउन कर लेंगे, स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कोकस या कोकाई। ठीक है, जो इस तरह से दिख रहा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसके अंदर में आप देखोगे स्पोर, बीच में स्पोर। देखिए, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ये बेसिकली, सुनिएगा, जब इनके सराउंडिंग में एडवर्स कंडीशन आ जाती है, यानी कि उनके खिलाफ वाली कंडीशन हो जाएगी, वहां पर सर्वाइवल का भी खतरा हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है रॉड शेप बैक्टीरिया, ये स्पोर का सिंथेसिस करती हैं और ये स्पोर इनको मदद करता है ताकि ये हार्श एंड फास्ट कंडीशन में, यानी कि जो एडवर्स कंडीशन है वहां पे वो सर्वाइव कर पाए। सो स्पोर हेल्प टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, तो ये रॉड की तरह दिख रही है, इनको हमने बोला रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, सिंगुलर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस या बैसिलाई, प्लूरल बैसिलाई, सिंगुलर बैसिलस। यहाँ जाइए, दैट इज द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इनमें फ्लैजिला भी होता है जो उनको मदद करता है मूव करने में। ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हो गई। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं स्पाइरुलम, सिंगुलर में स्पाइरुलम और प्लूरल में स्पाइरिला। क्लियर है? द लास्ट वन दैट इज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, दिस इज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, सिंगुलरली इट इज नोन एज द विब्रियम और प्लूरल अगर इसका होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द विब्रियो। नोट डाउन करेंगे, दीज आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, द कोकस, बैसिलस, फ्लैजिलम यानी स्पाइरुलम एंड विब्रियम। चलिए दोस्तों, देखते हैं बेटा जी द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मोनरन्स। देखिए, जो मोनरन्स है ये डिवाइडेड है इनटू द 2 कैटेगरी। एक है बेटा आर्की बैक्टीरिया और एक है बेटा यू बैक्टीरिया। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा क्या बेटा सॉल्टनेस है, जहाँ दलदला वाटर है, दलदला पानी है, यानी कि मार्सी एरियाज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उन सारी कंडीशन में एक्सट्रीम कंडीशन में रहती हैं। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह रही है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्की बैक्टीरिया। एग्जाम्पल देखेंगे, दीज आर दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि मार्सी एरियाज। मार्सी एरिया का मतलब होता है बेटा दलदला, दलदल जानते हो ना, दलदल, जो दलदली इलाका होगा, जो दलदली इलाका होगा उसके अंदर में कुछ आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? मिथेनोजेंस। ये बेसिकली मिथेन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बेटा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। जो काफी गर्म झरने में रहेंगे, हॉट स्प्रिंग में, उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, और चूंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, इनको हम लोग ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग फॉल्स बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। किसको बेटा जी? आर्की
बैक्टीरिया को, और इनकी जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी बेटा जी सूडोम्यूरिन से। किसकी बेटा जी? आर्की बैक्टीरिया वाले की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी सूडोम्यूरिन से। अब आ जाइए यू बैक्टीरिया। जो भी यू बैक्टीरिया होंगे वो नॉर्मल कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे। नॉर्मल कंडीशन का मतलब जहाँ पे या तो सैंड में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, कहीं भी नॉर्मली मौजूद होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रू बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन से। नोट डाउन कर लेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से लिख लीजिएगा बेटा जी। ओके जी। फिर जो इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एनाबियना, नोस्टेक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो होते हैं बेसिकली एनाबियना, नोस्टेक, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू द लेग्यूम प्लांट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना अमोनिया में। ये कौन कर सकता है? एनाबियना, नोस्टेक, ये सब जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा जी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, जहाँ पे नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। तो उसमें भी मदद कर सकते हैं। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये भी एग्जांपल है। एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, जब आप देखोगे तो वहां एक स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा जी। किसका? तो आपका मैं यहाँ बता देता हूँ, ये पार्ट है यू बैक्टीरिया का ही। स्ट्रक्चर दे रखा है एनाबियना का। ठीक है, स्ट्रक्चर किसका दे रखा है? एनाबियना का। ठीक है। लेग्यूम प्लांट का मतलब होता है बेटा जी जो आपका दाल हो गई, पल्सेस हो गया, ग्राम हो गया, चना जिसको बोलते हैं, पी हो गया, मटर हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं, मस्टर्ड हो गया, इनके रूट में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और यही दोनों करते हैं। ठीक है। लेग्यूम प्लांट्स का एग्जाम्पल बताया। एक एग्जाम्पल दे रखा है जो बना के दे रखा है एनाबियना का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है एनाबियना का। यहां पे मान लीजिए ये दो चीजें लिख के दे रखा है। एक लिख के दे रखा है बेटा जी रेस्टिंग स्पोर, और एक दे रखा है हेट्रोसिस्ट। दो चीजें दे रखा है, लेकिन कुछ चीजें इसके बारे में नहीं बताया। तो मैं बताता हूं बेटा जी, जो रेस्टिंग स्पोर होता है, अगर मान लीजिए एनाबियना के सराउंडिंग में क्या हो गई, एक्सट्रीम कंडीशन आ गई या अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो ये जो स्पोर है, रेस्टिंग स्पोर है, ये इसको मदद करता है ताकि वो सरवाइव कर पाए एक्सट्रीम कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में। सो इट इज हेल्पिंग एनाबियना to survive in unfavorable condition, ताकि वो सरवाइव कर पाए अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर पाए। ये काम होता है रेस्टिंग स्पोर का। ये एक और टर्म दे रखा है दैट इज द हेट्रोसिस्ट। तो इस हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है बेटा जी? ये एनाबियना इसी हेट्रोसिस्ट की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाता है इन द लेग्यूम प्लांट। सो हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। तो ये हेट्रोसिस्ट जो होता है यही जो है मदद करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन केस ऑफ लेग्यूम प्लांट। किसकी बात करें? लेग्यूम प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम प्लांट लिख सकते हैं आप लोग।
जैसे कि पी हो गया, चना हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया, ये एग्जाम्पल है लेग्यूम प्लांट्स के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा बैक्टीरिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है, बेनिफिशियल लगा हुआ है, तो काइंडली इसको शेयर करें और लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।